सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और मंच पर स्वागत है। मंजरी जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कैसा लग रहा है आज तुम्हें? अच्छा लग रहा है आज तो क्योंकि आज मौसम भी बदला सा है ना। प्रकृति पूरी हरी भरी दिख रही है और बारिश की तो फुहार आई चुकी है, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब हम देखते हैं। बारिश का एक यही जादू होता है ना कि वो चारों तरफ हरियाली बिखेर देता है। परेशानियां भी, नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज देखो हम अपने विषयों में भी लेकर आए हैं ना कि हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि मुहावरों की दुनिया, जिसमें पेट में चूहे दौड़ना है ना, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बातों में भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई। इस पर भी बड़ा अच्छा सा मजेदार सा विषय है, जिसमें बचपन की यादें सभी की ताजा हो जाएंगी। तो सभी हमारे श्रोता भाई लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिख भेजे हैं, सखियों ने भेजे हैं। तो अपने जो भी आपके अनुभव हैं, जैसा भी आपके बचपन में अनुभव रहा कि किसकी पिटाई हुई थी, भाई बहन दोनों में से, तो आप लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही पेट में चूहे कूदना आपके लिए क्या मायने रखता है, आप किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं, इसके बारे में भी आप अपने विचार लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर गीता मंजुनाथ के बारे में, जो कि निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक भी हैं और उसकी सीईओ भी हैं। बिल्कुल। और इसके साथ आज हम बात करने वाले हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर भी बात करने वाले हैं आरती। तो जो दिवस है हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, मानव शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना भी संतुलित अनुशासित जीवन नियम संयम से जी ले आरती, चाहे वो ध्यान कर ले, योग व्यायाम कर ले, या चाहे खान पान की बात हो या दैनिक दिनचर्या हो, कभी कभी मानसिक तनाव, शारीरिक थकान से भी समस्या पैदा हो जाती है। बिल्कुल। और कभी कभी भी जो ऐसा होता है ना, किसी रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर अगर हमने जरा सी भी चूक कर दी या हमने लापरवाही बरत दी, तो समझो कि बीमारी जो है वो हमारे शरीर में अपना घर बनाने में देर नहीं लगाती है। फिर हम कितना भी सफाई दे दें कि अरे मुझे कैसे हो गया, हम तो बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ताजुब होता है कि हमें कैसे ऐसा हो गया। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बिल्कुल। और इसीलिए सभी बीमारियों से बचने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस हो और समय रहते ही बीमारी का इलाज किया जा सके। जैसे कि आज हम हेपेटाइटिस जैसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 28 जुलाई है और इस दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस में होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर, या जिसको हम यकृत कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये मुख्य रूप से एक वायरस के कारण होता है और इसके प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई हैं। और साथ ही जब ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार थकान महसूस होने लगती है, भूख कम लगने लगती है और उल्टी जैसी आने लगती है, हमेशा ऐसा होता रहता है। और पेट में बहुत दर्द होता है, आंखों और त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है। साथ ही गहरे रंग के पेशाब होना जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण, थोड़े से भी इनमें से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और चिकित्सक से अपने परामर्श करके इलाज शुरू करवाना चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं। हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन व पानी का सेवन करें, हाथों के नियमित सफाई रखें, केवल नई या पूरी तरह से स्टेरिलाइज्ड की गई सुई का ही उपयोग करें। और जब रक्त चढ़ाने की बात आती है तो ये भी देखें कि रक्त किस तरह से स्वच्छ है और आपके शरीर के हिसाब से है कि नहीं, ये आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं और तभी आप रक्त चढ़वाएं। और समय समय पर स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं। तो हर किसी को
करवानी चाहिए। और साथ ही आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श करिए। अपने मन से या कहीं देख कर आप उस दवाई को मत लीजिए, वो नुकसान भी कर सकती है। और साथ ही हेपेटाइटिस का समय पर पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है, लेकिन लापरवाही करने पर ये लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए समय पर जांच, टीकाकरण और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और एक हमारे साथी भी लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखना और बीमारी के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सही जानकारी, समय पर जांच, टीकाकरण और उचित उपचार के माध्यम से हेपेटाइटिस से बचाव और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए इस दिन हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। बिल्कुल। और एक और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोनों ही प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। साथ ही कहते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर वायरल जो होता है हेपेटाइटिस, लीवर की सूजन जिसको कहते हैं, उसके प्रति जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना, इसके लिए मनाया जाता है। और साथ ही हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के खतरों से बचाना और समय पर जांच और टीकाकरण कराना और बहुत जरूरी है। ये सब बातें बता रहे हैं। तो आरती, कहना चाहिए कि आज के दिन या हर दिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जब भी कुछ लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर इलाज कराएं, दवा लें। और अब चलते हैं हम लोग गीत की ओर, थोड़ा मौसम गीत की ओर चलते हैं।
साए, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में। जी, तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजुनाथ जी का। गीता मंजुनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं। और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजुनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में PhD भी आपने की। बिल्कुल, सोचिए कितनी इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के 2 सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद गीता मंजुनाथ जी ने IT में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जानें बचाई जा सके। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है। गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामयी की स्थापना की। और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामयी में थर्मलिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं, उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित उनको AI कहती हैं। और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का। तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं। जी हाँ। तो उसके बारे में अंतराल ले लेते हैं। पहले एक अंतराल ले लेते हैं। तो आरती, अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में। तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। अब तक निरामयी
को 28 पेटेंट मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है। गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या नहीं है। बिल्कुल। और गीता मंजुनाथ के अत्याधुनिक नवाचार से जो नवाचार वही जो इन्वेंशन किया जो उससे घने स्तन ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असामान्यताएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है। और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल हैं। बिल्कुल, और इतनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती। और इसका कहने का मतलब यही है कि हम महिलाएं जो है वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं, इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी। तो कहना चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें। और मंजरी जी, मैं तो कहूंगी हमेशा आप रेगुलर थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके। और हम लोग सुन लेते हैं गीत। मेरे दिल ने तुमको, मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से।
और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है। काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें। हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इंफॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है। फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन। और आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो, कल्पना करो क्या होगा, है ना। इंसान तो नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है। और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है। कहते हैं ना, पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है। और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है, वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है। बिल्कुल। और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है। बिल्कुल। और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी। बिल्कुल। और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं। बिल्कुल। और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप हैं। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम हैं और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीजें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है, चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, वो पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है
जीवन है ना? बिल्कुल। तो उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी। और ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है, इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते, पौधे, बीजों का रोपण कर सकते, जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दे इधर उधर, तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्हा सा पौधा तैयार होगा, जो बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है जब वो निकलता है, छोटा सा, पहले बीज का आकार का रहेगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीजें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं, तो वहां की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर चले गए, चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं। तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं, तो ये देखें कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद पानी देना है, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम? बताओ, सूख जाएगा। वो जो हमने लगाया है बीज, पता भी नहीं कहाँ अंदर वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी देखभाल। सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियां हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं, वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है। किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है, तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है। कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है। ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है। बिल्कुल। और भाई, बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो। तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा, और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे। और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है। और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है, और हम बात कर रहे थे प्रकृति की। तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेज रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है इन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है। तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं,
रहे मैं झूमूं मैं गाऊं। भाई मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए हैं आरती। उनको देख के झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल, वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा, पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे और साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार, वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भाई इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें। बिल्कुल। और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो हम और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के। हमारे एक और साथी हैं जो हमें वही चीज बता रहे हैं, जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे। बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की, कुटाई पिटाई की। बिल्कुल। हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो अब वही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन में हुई लड़ाई, घर में मची खूब दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा। सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई। हाँ, मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी। हम 2 बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती है। तो यानी कि आपकी पिटाई हो सकती है आज। आपने लिखा है उनके बारे में बताया तो इस वजह पे। और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक मतलब। मैं कहती सही सीखी है। टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी। शोर ऐसा
मचाता कि पूछो मत बस। लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे साधे बन जाते, लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई। हाँ, प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है। ये अक्सर होता है, जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई, बचपन में छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे। वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार। तो चलो एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डैडी का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। ला 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 ला। तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था। और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई, इस पर इतना ही कहूंगा कि मेरी 3 बहनें जो मुझसे बड़ी हैं वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज्यादा उसी रूप में साथ निभा रही हैं। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हो या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो,
हर खेल में साथ रहे, हर और झगड़े भी, लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा। खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी। एक और हमारे साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी हैं और हमारे खानदान में बड़ी ही हैं, और सभी का स्नेह, जैसे कि चाचा चाची, दादी, पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्यौछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था, माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती हैं। क्या बात है। और आपस में भाई बहन में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत से ही वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है। और ऐसी बातें होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही होता, तुम्हारी पोल खुल जाएगी, ये तो है ना। तो एक लिखते हैं कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम लोग नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे। जरा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, एक ही थाली में खाना खाते, दाल खत्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाएं, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े, और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना। बिल्कुल, यही चीज तो, ये तो खूबसूरती भी ऐसी चीज के भाई बहन की। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है, लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं। बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या 2 मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह। अक्सर हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मजेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती हैं। बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी। एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे, तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहाँ लग गई, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ, उससे कमजोर हूँ। पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती हूँ। क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले
भई आरती देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना? जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो। यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत जोर की भूख लग जाए तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। बिल्कुल। एक हमारी साथी जो लिखती हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कि बहुत ज्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई। मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं। बिल्कुल, और ये अक्सर ये चीजें हो ही जाती है ना। बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना। अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए, इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुनते सुनते। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता है। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी खास चीज का इंतजार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सखी सहेली सुनने के लिए कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात है। जी। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दिन का समय है और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार-बार 2-3 बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाने को दे दें मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कंबल डालकर एसी कोच में सो रही हैं और आप ही मेरी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाएं। तो बिल्कुल प्लीज काल उनको खाना दीजिए। हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए। और एक साथी लिखते हैं पेट में चूहे दौड़ना, बेहद भूख लगना। हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई। मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया है कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ। चूहे। और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है, पेट में चूहे दौड़ना, है ना। और जो एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं। तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जाने कैसी बहे ये हवा, मुझे होने लगा है नशा। जाने कैसी बहे ये हवा, मुझे होने लगा है नशा। आज पागलों के जैसी, आज पागलों के जैसी मेरे मन की दशा, मुझे होने लगा है नशा। जाने कैसी बहे ये हवा, मुझे होने लगा है नशा। बिछे हैं यहाँ राहों में, हरी भरी ये वादियाँ
रुक जा हमारी बाहों में, कान कोयल की पपी है की सुन के सदा मुझे होने लगा है नशा, जाने कैसी बहे ये हवा, मुझे होने लगा है नशा। तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं। और क्या पढ़ना चाहती तुम? एक है जो साथी उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है मेरे नाती ने। जब उनकी फीस ज्यादा थी, अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं। क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और मंश्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।